Assalamu alaikum dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे, इन पॉइंट्स में हम ये देखेंगे कि ये अपने दौर का क्यों बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट टेबल था और इसने अपने पुराने टेबल्स या पुराने पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस में कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैसियत इख्तियार की थी, लेकिन इसको फिर रिप्लेस भी कर दिया गया एक नए पीरियोडिक टेबल से। तो इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी थे, तो वो डिफेक्ट्स क्या हैं और इसके अलावा इस टेबल में हमने ऐसा क्या किया जिनको हम इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं, और उन इम्प्रूवमेंट के आने के बाद इस टेबल ने एक नई शक्ल भी धारी जो कि आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें नजर आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पीरियोडिक टेबल के ओवरव्यू पर। इस टेबल को देने वाला डिमिट्री मेंडलीव था, जिसने 1871 में इस पीरियोडिक टेबल को दिया। ये टेबल अपनी नोयत का बाकायदा तौर पर एक टेबल था जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, इवन के जो उस वक्त तक नोन भी नहीं थे। और इस पीरियोडिक टेबल की खास बात ये थी कि ये बाकायदा तौर पर कतारों पर मुश्तमिल था। जैसे हमने कल कुछ बात की कि टॉप टू बॉटम जो कतारें होती हैं उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, और इस टेबल में जो ग्रुप्स थे उनकी तादाद 8 थी। और जो लेफ्ट टू राइट कतारें होती हैं जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं, वो इस पीरियोडिक टेबल में कुल 12 थे। इस टेबल को आप अपने सामने देख भी सकते हैं। मैं फिलहाल आपकी याद करवाने के लिए ऐसे लिख देता हूं GROUP, यानी टॉप टू बॉटम जो आपको नजर आएंगे वो 8 होंगे, मतलब 8 ग्रुप्स होंगे। और इस तरह अगर हम बात करते हैं पीरियड की, PERIOD, तो आपको पीरियड्स यहां पर 12 नजर आने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टेबल का एक पीरियोडिक लॉ था। पीरियोडिक लॉ से मुराद एक ऐसा कानून होता है कि जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया जाता है कि एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया जाएगा। आखिर कौन सी एक बेसिक सेंस होगी जिसके ऊपर जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो पॉसिबल है। तो यहां पर हम कहेंगे कि एलिमेंट्स को जब अरेंज किया गया तो एटॉमिक मैसेस की बुनियाद पर किया गया, मतलब एटॉमिक मैसेस की बढ़ती हुई तरतीब के साथ जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अरेंज होंगे, मतलब जिनके मैसेस छोटे होंगे वो पहले आएंगे और जिनके मैसेस बड़े होंगे वो बाद में आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेस, देन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल या ग्रुप, यानी ये खास ग्रुप के बाद या एक दौरानिये के बाद या वक्फे के बाद एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती नजर आएंगी अगर आप एटॉमिक मैसेस की बढ़ती हुई तरतीब के साथ एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, और यही कहलाता है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अगर हम इस पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ और ये समझें कि ये क्यों इतना खास था या इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, तो उस सिग्निफिकेंस को हम एक ओवरव्यू में देखते हैं। हम ये मानते हैं कि इसमें ग्रुप्स और पीरियड्स हैं और इसका एक स्पेसिफिक लॉ भी है। और तीसरी बात जो मैं अब करने लगा हूं, दैट इज अबाउट सिग्निफिकेंस। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अगर इसकी सिग्निफिकेंस को देखें तो जो हमें पहला पॉइंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम सिस्टमैटिक स्टडी के बारे में चंद एक बातें अपने दिमाग में लाएं तो बड़ी आसान होंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर काफ़ी ग्रुप्स और पीरियड्स थे जो कि इससे पिछले पीरियोडिक टेबल की निस्बत ज़्यादा रोज या ग्रुप्स पीरियड्स रखते थे, इसलिए इनमें अरेंज हुए हुए एलिमेंट्स को पढ़ना भी कदरे आसान था और समझना आसान था। मतलब एक ही ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स रखे गए थे कि अगर हम उस ग्रुप की स्टडी करें तो एलिमेंट्स खुद ब खुद समझ में आने लगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक एक दूसरे से मुशाबे थी या सिमिलर थी। तो ग्रुप्स और पीरियड्स ने एलिमेंट्स अपने अंदर रखे थे, वो एलिमेंट्स को समझना सिस्टमैटिकली आसान हो गया था। उस दौर में हमें ऐसा था कि एलिमेंट्स बहुत कम मैसर आए थे, यानी तकरीबन कुछ बुक्स में 60 तक लिखा जाता है, मतलब 56 to 60 एलिमेंट्स थे, लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में 105 प्लेसेस थी, यानी 105 एलिमेंट्स को, यानी उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अभी डिस्कवर भी नहीं हुए थे और उनके बारे में हम बहस कर सकते थे। तो ये भी एक सिस्टम का हिस्सा था कि यानी सिस्टमैटिक स्टडी की जा सकती है। अगर इसी स्टडी को हम मजीद आगे लेके चलते हैं, यानी सिस्टमैटिक स्टडी के बाद अगर आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं कि प्रिडिक्शन की जा सकती थी, यानी
यहाँ पर आपको ये कहा जाएगा कि ऐसे एलिमेंट जैसे मैंने अभी बताया कि वो डिस्कवर भी नहीं हुए थे, लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में ये खास बात थी कि आप उनको प्रेडिक्ट कर सकते थे। असल में मेंडलीफ बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंजमेंट दे रहा था एलिमेंट्स को, और वो लिख रहा था कि उन एलिमेंट्स को उन एलिमेंट्स के नीचे जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती थी, और कभी ऐसा भी हुआ कि उसे वो एलिमेंट्स नहीं मिले जो अपनी प्रॉपर प्लेस में होने चाहिए थे, यानी उनकी प्रॉपर्टीज अपने से ऊपर वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से मिलनी जुलनी चाहिए, पर वो एलिमेंट था ही नहीं। तो उसने क्या किया, उसने जगह ही छोड़ दी, मतलब वेकेंट प्लेसेस रखी गई। तो मेंडलीव लेफ्ट वेकेंट प्लेसेस for the elements yet not discovered, and with the passage of time they were discovered. For example, the scandium, gallium and germanium were not discovered at the time of Mendeleev, but they were discovered. You can see their places in the Mendeleev periodic table. और बात यहीं तक ही नहीं थी, बल्कि जो डिस्कवर्ड एलिमेंट नहीं थे उस वक्त, उसकी जो प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने बताई, जब वो डिस्कवर हुए तो वो प्रॉपर्टीज मैच भी करती थी। ये बात ठीक है कि कुछ हद तक उनमें खराबियां भी थी, बट वो प्रॉपर्टीज जो उसने उस वक्त के इंस्ट्रूमेंट्स और एडवांसमेंट एंड रिसोर्सेज के मुताबिक मालूम की, वो प्रॉपर्टीज वाकई दुरुस्त भी साबित हुई। तो दैट वाज अ बिग एडवांटेज टू द मेंडलीव। यहाँ पर जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कहला रहा है करेक्शन ऑफ एटॉमिक मैसेस। चूंकि ये टेबल एटॉमिक मैसेस की बुनियाद पर तरतीब दिया गया था, इसलिए तरतीब देते हुए बहुत से एलिमेंट्स के बारे में ये पता लगा कि उनके मैसेस करेक्ट नहीं है, जो बाद में कट कर दिए गए। तो पॉइंट इज करेक्शन ऑफ एटॉमिक मैसेस। जैसे मैंने कहा कि एटॉमिक मैसेस करेक्ट किए गए। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड फ्रॉम 13.5 to 9। इसके अलावा इंडियम, प्लैटिनम, गोल्ड के भी एटॉमिक मैसेस को करेक्ट किया गया। इसके अलावा जो एक और यहाँ पर पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर ये बात बहुत ही अहम साबित हुई कि एलिमेंट्स को जब अरेंज किया गया अपने अपने ग्रुप्स में, तो वो ग्रुप्स उन एलिमेंट्स की वैलेंसी को भी शो करने लगे। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी ऐसा ही है, जो कि कुछ ऐसे है कि जो जो ग्रुप होगा किसी एलिमेंट का, वो उसकी वैलेंसी को भी शो करेगा। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी आपको ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है। अब जैसा कि मैं बयान कर चुका हूं कि ना सिर्फ इसको सिग्निफिकेंटली बहुत ही ज्यादा एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें यह देखने को भी मिला कि इसमें बहुत सी खराबियां भी थीं। वो खराबियां या डिफेक्ट्स क्या हैं, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट डिफेक्ट जो हम यहाँ पढ़ने लगेंगे, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट इन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। या आप कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज अनसर्टेन। तो पोजीशन ऑफ अगर हाइड्रोजन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हमें क्या पता लगता है। हाइड्रोजन की अगर प्रॉपर्टीज देखते हैं तो वो मैच करती है अल्कली मेटल से भी और हैलोजन से भी, लेकिन अब ये मसला था कि हाइड्रोजन को कहाँ पर प्लेस किया जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आज भी हाइड्रोजन एक मसला है और हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी अनसर्टन है। तो ये जो डिफेक्ट है ये ना सिर्फ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में है, बल्कि मोज़लेस पीरियोडिक टेबल में भी आपको देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर एक नेक्स्ट डिफेक्ट होगा वो डिफेक्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब बात ये आती है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स में क्या डिफेक्ट है। एक्चुअली अगर आप इस टेबल के पीरियोडिक लॉ को देखें तो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एटॉमिक मैसेस की बुनियाद पर। जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनके मैसेस अलग होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, तो उनके मैसेस बिलतरतीब 1, 2, 3 हैं। तो हमें इस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को 3 प्लेसेस देनी चाहिए, क्योंकि जिस हाइड्रोजन का मास कम है वो पहले और जिसका ज़्यादा है वो बाद में आए। ना सिर्फ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, बल्कि बहुत सारे एलिमेंट्स के बहुत ही ज़्यादा आइसोटोप्स हैं। तो इसके मुताबिक हर आइसोटोप को पीरियोडिक टेबल में अपनी प्लेस मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हर एलिमेंट को सिंगल पोजीशन दी गई। तो दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट इन द टेबल। जो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। के डिफेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लैंथेनाइड्स लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स की सीरीज है, और इसी तरह एक्टिनाइड्स एक्टिनम के बाद एक 14 एलिमेंट की सीरीज है, जिनको हम बिलतरतीब रेयर अर्थ्स और ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं।
ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बाकायदा तौर पर एक प्लेस रखते हैं जहां पर आप इनको देख सकते हैं कि लैंथेनाइड्स स्पेसिफिक सीरीज में है या एक खास कतार में है, और इसी तरह से एक्टिनाइड्स भी हैं। लेकिन मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में इसकी कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर प्लेस नहीं थी, बल्कि इसको रैंडमली या आप कह लें कि अलग से ही नीचे 2 रोज के अंदर रख दिया गया था। मतलब कोई प्रॉपर प्लेस नहीं थी उस वक्त तक इन तमाम एलिमेंट्स की, जो शायद उस वक्त तक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी गेन नहीं किए थे। बहरहाल इनको एक जगह ज़रूर दी गई बट प्रॉपर नहीं थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दैट पॉइंट इज 4th पॉइंट, और इस 4th पॉइंट में हम कहेंगे कि सिमिलर एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन सिमिलर एलिमेंट्स को जब प्लेस किया गया, मतलब हर जगह ऐसा नहीं था, कुछ सिमिलर एलिमेंट्स थे लेकिन उनकी प्लेसमेंट एक साथ नहीं या एक ही ग्रुप में नहीं की गई थी, बल्कि उनको डिफरेंटली स्पेस किया गया था या डिफरेंटली प्लेस किया गया था। तो हम बोल सकते हैं तो सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। इसकी मिसाल अगर हम लें तो वो ये थी, गोल्ड प्लैटिनम एंड मर्करी कॉपर, ये ऐसे पेयर्स थे या ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको एक जैसे ग्रुप में होना चाहिए था, बट ये एक साथ नहीं थे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो वो एनॉमलस पेयर्स की है, या आप उनको मिसफिट पेयर्स भी बोल सकते हैं। ये एनॉमलस पेयर क्या हैं? असल में होता ये है कि जब हम एटॉमिक मैसेस की बुनियाद पर एलिमेंट्स को तरतीब देते हैं तो वहाँ पर कुछ परेशानियाँ भी आती हैं। मतलब कुछ एलिमेंट्स को पहले और कुछ उनके बाद प्लेस होने चाहिए, इस बुनियाद पर कि पहले वालों का एटॉमिक मास कम और दूसरे वालों का एटॉमिक मास ज़्यादा है। लेकिन यहाँ बड़ी अजीब बात देखने को मिलती कि ऐसा प्लेस कर लेने से एलिमेंट्स की पोजीशन कुछ यूं बनती कि वो अपने से ऊपर या उस ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच ना करते। यानी अगर हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को मैच करते हुए उनको प्लेस करते सिमिलर ग्रुप्स में तो एटॉमिक मैसेस मुतजाद हो जाते। यानी पहले वो एलिमेंट प्लेस होते जिनके एटॉमिक मास ज्यादा और बाद में वो आते जिनके एटॉमिक मास कम थे। जैसे अगर हम बात करें तो आर्गन और पोटेशियम की एक मिसाल लेते हैं। आर्गन का जो मास है वो 39.94, जबकि पोटेशियम का जो मास है वो 39.1। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आर्गन का मास ज़्यादा है और पोटेशियम का कम है, तो पोटेशियम को पहले प्लेस होना चाहिए और आर्गन को बाद में। यानी अगर हम आर्गन को बाद में और पोटेशियम को पहले लेकर आते हैं तो होता यह है कि पोटेशियम नोबल गैसेस का हिस्सा लगने लगता है और आर्गन अल्कली मेटल्स का। तो हमें ये ज़रूरी है कि प्रॉपर्टीज़ की बिना पर आर्गन को नोबल गैसेस के साथ और पोटेशियम को अल्कली मेटल्स के साथ ही रखें ताकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने ग्रुप में मैच्ड रहें। इन मिसफिट पेयर्स की मज़ीद मिसालें कोबाल्ट एंड निकल, टेलेरियम एंड आयोडीन भी हैं, और इस तरीके से हमें इनकी जो प्लेसेस थी उनको रिवर्स करना पड़ता था। इस चीज़ को यानी पीरियोडिक लॉ को बलाए ताक रखते हुए, पीछे रखते हुए कि एटॉमिक मैसेस की तरतीब भी होनी चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मैसेस की तरतीब उन पेयर्स को मज़ीद मिसफिट कर देती थी अपनी प्लेसेस के एतबार से, तो उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर ही रिवर्स कर कर रखा गया। तो जो हमारा ये 4th पॉइंट रहा वो डिफेक्ट्स के बारे में रहा। तो इन डिफेक्ट के बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो है इम्प्रूवमेंट्स का, कि इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती थी और वो लाई गई। वो इम्प्रूवमेंट्स भी चंद एक पॉइंट्स पर मुश्तमिल है, उनको भी हम क्विकली एक दफ़ा देख लेते हैं। तो बेसिक इम्प्रूवमेंट्स जो होती हैं उनका पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर से आप क्या मतलब लेंगे? डिफेक्ट्स को एक बार नजर डालते हैं। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, ये आपको बात पता है कि डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेस डिफरेंट होते हैं और उनके लिए प्लेस भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो अगर हम अपना पीरियोडिक लॉ ही थोड़ा चेंज कर दें और एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दे दें तो इस तरह हर एक आइसोटोप का, चाहे वो एक एलिमेंट के कितने भी हों, एटॉमिक नंबर सेम होता है तो पोजीशन भी सेम रहेगी। इस तरह से एटॉमिक नंबर की बुनियाद तरतीब देने से ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप भी जस्टिफाई होती है और इसके साथ साथ एनॉमलस बिहेवियर जो था डिफरेंट मिसफिट पेयर्स का वो भी करेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर हम देखें
आर्गन और पोटेशियम मैसेज के एतबार से तो रिवर्स है, या कह लीजिए कि इसमें पहले पोटेशियम को आना चाहिए फिर आर्गन को, लेकिन एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अगर देखेंगे तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और आर्गन का थोड़ा, यानी आर्गन को पहले और पोटेशियम को बाद में खुद ब खुद जगह मिल जाएगी, यानी एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो ये एक अहम इंप्रूवमेंट थी। अगली जो यहाँ पर इंप्रूवमेंट है वो है कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप की एडिशन। जैसे मिसाल के तौर पर मेंडलीफ के टाइम में नोबल गैसेस नहीं थी, लेकिन जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो क्या करना पड़ा, तो उनको अलग स्पेस देनी पड़ी, अलग जगह देनी पड़ी, या कह लीजिए उनके लिए हमने एक एक्स्ट्रा ग्रुप क्रिएट किया। दैट इज द सेकंड इंप्रूवमेंट। द नेक्स्ट इंप्रूवमेंट इज नंबर 3 पॉइंट होगा ये, और सब ग्रुप्स के बारे में बात होगी। जैसा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम आगे रखकर पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि वहां पर 2 किस्म के ग्रुप्स होंगे, यानी ए टाइप के ग्रुप और बी टाइप के ग्रुप। एक ग्रुप में या ए टाइप के ग्रुप में काफी सारे ग्रुप्स मजीद होंगे, जैसे A1 या 1A, 2A, 3A, इसी तरह से 1B, 2B एंड 3B एटसेट्रा। अब ये क्यों किया गया? असल में अगर मैं बात करूं A1 और B1 की, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हिस्सा है, वहां पर एलिमेंट्स जो कि A1 में हैं वो और B1 में वो अलग अलग ही हैं, लेकिन चूंकि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं था कि सब ग्रुप्स थे, तो वहां पर वो एलिमेंट्स जो आज मौजूदा दौर में A1 और B1 में अलग अलग प्लेस किए गए हैं, वहां पर एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिए गए थे। और इसी तरह मजीद भी एक ही ग्रुप में ऐसे एलिमेंट प्लेस हो गए जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। जैसे मिसाल के तौर पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये 2 किस्म के अलग अलग ग्रुप में होने चाहिए, बट मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में ये एक साथ पाए जाते थे। तो बहरहाल इनकी जो अरेंजमेंट थी वो सब ग्रुप के बन जाने की वजह से अपनी अपनी प्लेसेस पर हो गई। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स हमने पहले डिस्कस कर ली, यानी एटॉमिक नंबर की बढ़ते हुए तरतीब के साथ अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो हर एक एलिमेंट के चाहे जितने भी आइसोटोप हों, चूंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उनको पोजीशन भी पीरियोडिक टेबल में एक ही मिलेगी, और इस तरह से ये वाला मामला, यानी एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर तरतीब देने से उनको डिफरेंट प्लेसेस मिलनी चाहिए थी, वो रिजॉल्व हो जाएगा और each element will occupy a single place in a periodic table. So that is the end of the lecture. If you are new, then don't forget to subscribe and hit the bell icon to get all notifications on time. Also like and share for your class fellows and loved ones to get them benefit. So bye bye for now. Allah Hafiz.